नमस्कार साथियों, आपका यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करना चालू किया था यूपीपीसीएस प्री 2022 को लेकर, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आपको अपने आयोग द्वारा पूछे गए सवालों को हल करना चाहिए। तो करीब करीब आपको पिछले 15 सालों के सवाल तो हल करना ही है। यूपीपीसीएस में होता क्या है कि पुराने सवालों को पूछा जाता है, साथ में सवालों को हल करते हुए अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें उसको, तो टॉपिक भी हमारे साथ साथ क्लियर होते चलते हैं। अभी तक आपने केवल रिवीजन किया होगा या आपने क्वेश्चंस के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया होगा। तो पुराने सवाल अगर आप हल करेंगे तो एक आपको आयोग का भी मानक मिल जाएगा, स्टैंडर्ड मिल जाएगा कि किस हिसाब से आयोग जो है आपसे सवाल पूछता है। तो ज्योग्राफी की सीरीज पर हम लोगों ने लास्ट में जो डिस्कस किया था वो महासागरीय गर्त और विभिन्न महासागर या छोटे छोटे सागर की लोकेशन हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था। जैसे हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था सी ऑफ मरमरा कहाँ है, सी ऑफ मरमरा। हम लोगों ने जानने का प्रयास किया था कैस्पियन सागर किस किस देशों से घिरा हुआ है। हमने अजरबैजान जाना था, वो किस सी के किनारे है। तो इस प्रकार की कई लोकेशन जो मैप पर आधारित होती है उस पर हमने जानने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर वायुमंडल हम लोग चालू करेंगे। ये हमारे क्लाइमेटोलॉजी का एक पार्ट होता है। तो स्लाइड को हम जरा बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल होता क्या है। मेंस में इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा के साथ आपको शुरुआत करनी चाहिए। हमारे ऊपर जो भी चारों तरफ वायु का आवरण है वही वायुमंडल है, ठीक है। और ये बहुत पृथ्वी की बहुत ऊंचाई तक ये आपको मिलेगा। करीब आपको 2500-3000 मीटर की ऊंचाई तक ये देखने को मिल सकता है। अब पहला इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल किन से मिलकर बना होता है। तो इस पर गैसेस तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस पे जलवाष्प भी होती है। आपने सुना होगा H2O। आपने गर्मियों में सुना होगा ना, गर्मियों में बड़ी जलवाष्प होती है। जब बारिश हो जाती है तो बड़ा चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है। तो उस समय आपको डर्मी कूल पाउडर लगाने का बड़ा एड याद आता होगा, जो बड़ा ठंडक देता है, चिपचिपी गर्मी से आपको राहत दिलाने का कार्य करता है। तो जलवाष्प भी वायुमंडल का एक पार्ट है। और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूल कण होते हैं, तो वो भी वायुमंडल के संगठन का पार्ट है। और आपको पता है कि जो बूंदे हैं पानी की, जब यहाँ से जलवाष्प उड़कर जाती है आसमान की ओर, तो आसमान में छोटे छोटे ये धूल कण उड़ रहे होते हैं। तो इन पर जो बूंदे हैं जलवाष्प की वो बैठ जाती हैं। जब धीरे धीरे ये बूंद बड़ी हो जाती है, तो जब ये हैंडल नहीं कर पाता है ये वाला कण, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यही बूंद नीचे आके गिर जाती है, जिसको हम लोग बाद में वर्षण का नाम देते हैं। वर्षण, ठीक है, प्रेसिपिटेशन। वर्षण का ही एक रूप है वर्षा। जब जल के रूप में प्रेसिपिटेशन होगा तो उसको वर्षा कहेंगे, और जब बर्फ के रूप में होगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्नोफॉल, ठीक है। स्नोफॉल आया, स्नोफॉल आया, ठीक है। और अगर जब इसी वर्षा में ठंडी परत से होकर आ जाते हैं तो ओलावृष्टि बोलते हैं। ओला भी एक प्रकार का बर्फ ही है। तो ये सब धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें बढ़ती। तो गैस बड़ा इंपॉर्टेंट है। गैसेस जरा देखें, विभिन्न प्रकार की गैसें यहाँ पर वायुमंडल में मिलेंगी। पहली जो इंपॉर्टेंट गैस है वो नाइट्रोजन है। इसका कंसंट्रेशन लगभग 78.03 है। ये परसेंटेज याद रख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऑक्सीजन, 20.99%। आर्गन है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा था सवाल। ये 2019 के या 18 के यूपीपीसीएस प्री में सवाल पूछा था कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंटेज है, तो 0.03। शुरुआत की चार आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन भी आप पता कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। 5 गैसें तो आपको पता होना चाहिए क्रम के अनुसार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घटता है। आप जैसे जानते हैं जब ऊंचाई पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर गैसेस ज्यादा मिलेंगी, फिर ऊपर जाएंगे तो कम गैसेस हो जाएंगी, फिर और ऊपर जाएंगे तो और कम गैस हो जाएगी, फिर और ऊपर जाएंगे गैसों की मात्रा और कम हो जाएगी। तो घनत्व में पर्याप्त कमी आती है। वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया। पांचों परतों को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, इसका इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर। कभी कभी आपको सीधा इंग्लिश में वो नाम दे देता है
तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा, सबसे निचली परत है। यहाँ पर सब सारी जैविक क्रियाएं इसी के अंतर्गत होती है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं, मौसम हो गया, बदल रहा है, तूफान, आंधी, सब इसी के अंतर्गत आता है। और जब आप ऊपर की ओर जाएंगे क्षोभ मंडल में नीचे से, तो करीब 165 मीटर की ऊंचाई पर आपको 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम मिलेगा। और इसको सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। और ध्रुवों पर ये करीब इसकी जो मोटाई वो 8 से 10 किलोमीटर रहती है, क्योंकि देखिए पृथ्वी इस तरीके की है, ध्रुवों पर जो है वायुमंडल जो है वो सिकुड़ता है, और यहाँ पर आपकी विश्वदेखी क्षेत्र पे थोड़ा सा इसकी ऊंचाई ज्यादा पड़ जाती है, तो यहाँ आपको मिलेगा 18 से 20 किलोमीटर ऊंचाई वाला, जबकि ध्रुवों पर जाएंगे तो 8 से 10 मिलेगा। और यही कारण है ऊंचाई कम होने की वजह से यहाँ पर जो ओजोन परत का क्षरण है वो आपको दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलेगा, उत्तरी ध्रुव पर यहाँ देखने को मिलेगा अंटार्कटिका के पास। तो ये सब ध्रुवों पर आपको कई प्रकार के ओजोन से संबंधित होल मिलने की जो बात कही जाती थी कि ओजोन का क्षरण हो रहा है, ध्रुवों पर क्यों दिखाई देता है? वो यही दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर एक तो दूरी भी कम है, और साथ में यहाँ पर जो गैसेस हैं वो चक्रवात के कारण आसानी से, जो इसके पार्टिकल हैं ओजोन को तोड़ने वाले, वो आसानी से ओजोन लेयर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फियर, ये जो लिखा हुआ आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। स्ट्रेटोस्फियर, इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है, और बहुत ओजोन की बहुत बड़ी जो मात्रा है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और अगर ओजोन, ऐसा नहीं है क्षोभ मंडल में नहीं मिलती है, लेकिन क्षोभ मंडल में मिलती है तो वो वायु प्रदूषण का कार्य करती है, तो इसका समताप मंडल में ही बना रहना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ओजोन मंडल भी है समताप मंडल के अंतर्गत, नोट के अंदर, नोट में मैंने भी आपको ये लिख दिया, बता दिया। ये करीब 15 से 35 किलोमीटर के बीच में मिलेगी ये आपको समताप मंडल में, ये आपको 15 से 35 में मिल जाएगी। ओजोन गैस सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको रोक लेता है। ये जो विकिरण है, अभी हम थोड़ा और पढ़ेंगे भी इसके बारे में, वहां पर थोड़ा सा इसका विस्तार से चर्चा करेंगे। मध्य मंडल है मेसोस्फीयर, इसमें क्या होता है? ये मध्य मंडल है, ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है, अभी इसको हम लोग मैप से समझेंगे। इसी प्रकार से आयन मंडल है, इसी को हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं, ताप मंडल भी बोलते हैं। ताप मंडल का ही एक पार्ट है आयन मंडल, जहाँ आयन काफी टूटते हैं। ये लगभग 80 से लेकर 640 मीटर की ऊंचाई तक आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, और यहाँ गैसों का आयनिफिकेशन होता है। ठीक है, और साथ में आप देखेंगे तो यहीं से रेडियो वेव्स वगैरह, हमारे जो भी रेडियो तरंगे वगैरह जो जाती हैं, वो सब सारी जो हमारे संसाधन है, आपके रेडियो हो गया, टीवी सिग्नल वगैरह हो गया, तो सब इस पर स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद वायुमंडल हो गया, वायुमंडल मतलब जो जो पृथ्वी की परत है उसके बाहर 640 के ऊपर की बात ये हो रही है। यहाँ पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मैप, ये देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता था कि जैसे सूर्य से किरणें निकली, तो सूर्य, अगर पृथ्वी पर जो किरणें आ रही, इन किरणों को छोड़कर जो शेष किरणें हैं उनको कॉस्मिक रेज बोल देते हैं, कॉस्मिक रेज। ठीक है, अब कॉस्मिक रेज के बाद गामा किरणें होती हैं, फिर एक्सरे होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट, ये अल्ट्रा जो है, और इसके बाद विजुअल लाइट, और ये इंफ्रा जो है। अल्ट्रा मतलब होता है अधिक, बहुत बड़ी मात्रा में, तो आपको विजुअल लाइट पता है। विजुअल लाइट जो होती है, ये आपकी, पहले आपका वायलेट कलर है, फिर उसके बाद ब्लू है, इस प्रकार से आपने विप ग्योर नाम सुना होगा, है ना? विप ग्योर आपने बड़ा रटा होगा। तो ये देखिए रेड कलर है ऊपर, तो इससे भी छोटी, अब इंफ्रारेड, इससे भी कम एनर्जी जो है इंफ्रारेड में होती है, उससे कम एनर्जी माइक्रोवेव में, उससे कम एनर्जी रेडियो वेव्स में। और नीचे की ओर जाएंगे तो विजुअल लाइट से ज्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट में, फिर एक्सरेज में, और फिर गामा रेज में। इस प्रकार से हो क्या जाता है कि हम लोग चीजों को समझने में आसानी हो जाती है। तो अगर हम नीचे की ओर जाएंगे तो इसमें एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन वेवलेंथ में कमी आती है, वेवलेंथ ऊपर की ओर बढ़ती है, यानी रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो सबसे अधिक मिलेगी आपको। और ये भी आप एक बार जरा सा क्रम एक बार लिखकर याद कर लीजिएगा, कभी कभार आपसे ये पूछा जा सकता है, साइंस में पूछा जा सकता है, साइंस से रिलेटेड ज्यादा है ये, और आपसे पर्यावरण में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश में ये थोड़ा सा ये पिक्चर दी हुई है इसमें,
जैसे देखिए ट्रोपोस्फियर, यहाँ बादल हैं, आपको ढेर प्रकार की चीजें हैं। ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर जाएंगे तो देखिए प्लेन उड़ रहा है, ये आपका जेट विमान उड़ रहा है, ये स्ट्रेटोस्फियर है, ठीक है। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक ये रेखा टाइप की पड़ जाती है ना, जो दोनों स्फीयर को अलग करती है, इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। पॉज नहीं होता, रोक देते हैं जिसको, तो ट्रोपोपॉज होते हैं। ये करीब 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की लेयर होती है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर के पास भी ऐसा ही एक स्ट्रेटोपॉज होगा, मेजो के बाद भी एक मेजोपॉज होगा, थर्मोपॉज होगा, और इसके बाद बहिर्मंडल है। यहाँ पर हीलियम और हाइड्रोजन आपको बहुत बड़ी मात्रा में मिलेंगे। ओजोन लेयर जो है वो लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये देखिए उल्का पिंड गिर रहे हैं मेजोस्फीयर में 50 से लेकर 80 किलोमीटर। यहाँ पर उल्का पिंड जब आते हैं तो यहाँ पर घर्षण होने लगता है, लेकिन मेजोस्फीयर में आते आते वो पूरी मात्रा में जल जाते हैं। अगर कोई हिस्सा उसका बच गया तो वो पृथ्वी में तबाही ला सकता है, पृथ्वी में गिर के उसका विनाश करने के लिए पर्याप्त है। आपने एक झील सुनी होगी, लूनर झील, महाराष्ट्र में। वो उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बनी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। उसका अभी हाल में चर्चा में नाम था, क्योंकि वो कलर बदल रही है, और कलर इसलिए बदल रही है क्योंकि वहां शैवाल पाए जाते हैं, शैवाल कलर बदल रहे हैं, तो लूनर झील में भी कलर बदलना जा रहा है। इसके बाद देखिए थर्मोस्फियर, इसको इसी का एक पार्ट होता है आयनोस्फियर। वहां पे आयंस होते हैं, इन्हीं आयंस के कारण ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में विभिन्न प्रकार के, आप अगर चित्र डालेंगे यूट्यूब में तो ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर के आपको पॉकेट से देखने को मिलेंगे, और उत्तरी ध्रुव में भी ऐसे ही आपको पॉकेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो है आपके थर्मोस्फीयर में मिलते हैं। इसके बाद एक्सोस्फीयर है, यहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन की मात्रा मिलती है। इसके बाद बहिर्मंडल है पूरा ये आपका। इसके बाद ये पृथ्वी के बाहर पूरा चला जाता है, पृथ्वी के बाहर की चीज होगी। इसके बाद तापमान देख लेते हैं। जैसे क्षोभ मंडल दिया है 0 से 10, फिर 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई, 50 से 80, 80 से 400, इस प्रकार की चीज दी हुई है। देखिए तो आपको केवल याद रखना है, क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तो तापमान जो है कम होता है, फिर समताप मंडल में कुछ ऊपर तक तापमान समान रहता है, फिर उसके बाद और ऊंचाई पर जाएंगे तापमान बढ़ता है। फिर मेसोस्फीयर में भी ऐसे ही होता है, मतलब मध्य मंडल में। ये सब ये यहाँ पर क्यों बराबर रहता है, कारण क्योंकि यहाँ पर जैसे समताप सीमा है, इसको स्टेटोपॉज बोलते हैं, तो यह मेसोपॉज, तो यहाँ पर स्टेटोपॉज है ये पूरा, ठीक है ना। स्टेटोपॉज में गए, फिर यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, फिर यहाँ पर जाएंगे टेम्परेचर लगभग समान जा रहा है, फिर उसके बाद आयन मंडल में बढ़ेगा, फिर बहिर्मंडल में तो बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार आपको ये याद रखना, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ घटेगा, समताप मंडल में बढ़ेगा, मध्य मंडल में फिर घटेगा, आयन मंडल में फिर बढ़ेगा, बहिर्मंडल में बढ़ेगा। इस प्रकार से जो आपकी तापमान का भी कभी कभार जिक्र कर लेता है सवालों में, तो आपको पता होना चाहिए। आइए सवाल देख लेते हैं, अब तेजी से हम लोग हल करेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में एक स्थायी गैस है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए स्थायी गैस होती क्या है। स्थायी गैस का मतलब ये रहता है, आपको मैंने अभी नाइट्रोजन के बारे में बताया, ये लगभग 78% है। फिर ऑक्सीजन के बारे में बताया, लगभग 20.44 है। और उसके बाद मैंने आपको बताया थोड़ा सा मैं नाम भूल गया, अभी आपको दिखाता हूँ। ये आर्गन गैस का नाम आर्गन है, ये लगभग 0.93% आपके यहाँ पर मिलती है। आर्गन 0.93% लगभग मिलती है। इसके बाद जो शेष में है वो अन्य गैसें, तो इन्हीं गैसों को हम स्थायी गैस मानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि इनका लगभग लगभग परसेंटेज वो समान सा दिखाई देता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये है 0.03। इन सब गैसों का, हाइड्रोजन गैसों का, इन सब का जो है गैस का जो स्पेसिफिकेशन है वो बदलता रहता है चीजों के वायु प्रदूषण के कारण और विभिन्न प्रकार की चीजों के कारण। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। शेष जो है उनका परसेंटेज जो है बदलता रहता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के धरातल से ऊपर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो क्षोभ मंडल सबसे पहले पाया जाएगा, नीचे से चलते हैं, फिर समताप मंडल पाया जाएगा, फिर आपका मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। तो आपका सबसे ऊपर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है, यही है। इसमें मैंने लगता है ऑप्शन देना मैं भूल गया। इसका जो आंसर है वो इस तरीके से जाएगा, ये पहले फर्स्ट पे आएगा, फिर सेकंड पर आएगा, फिर ये थर्ड पर आएगा, ये फोर्थ पर आएगा। 1 2 3 4। आगे चलते हैं। अधिकांश मौसम गतिविधियां कहाँ होती हैं? अधिकांश जो मौसम गतिविधियां होती है क्षोभ मंडल पे होती हैं। ये लगभग आपको मिलेगा 8 से लेकर 15 किलोमीटर तक की रेंज में। विषुवत रेखा पे तो 18 किलोमीटर तक भी मिलता है। और अगर वहां पर जाएंगे आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ,
वहां पर ये करीब 8 से लेकर 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है। तो सारी जो घटनाएं होती है मौसम संबंधित इसी क्षोभ मंडल में आपको दिखाई देगी। इसके बाद आगे चलते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो आपको अभी मैंने बताया नाइट्रोजन का है 78 पॉइंट कुछ परसेंटेज है, ऑक्सीजन का 20.44 है, और हाइड्रोजन का आपको पता होना चाहिए, अगर आपको याद हो जाए 0.01 है। तो इस प्रकार से एक बार जरा मैच कर लेते हैं, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। हाइड्रोजन का परसेंट 0.01 है, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कई प्रकार की गैसें जो है वायुमंडल मिलकर बनाती हैं। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये जब जो सवाल है वो जरा सा इसमें देखिए, ये देखिए, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाने वाली गैस जो है ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 0.03 है, ये 20.44 है, और वहां पर है नाइट्रोजन 78.08 और 4, और नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है 20.44% है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। नाइट्रोजन आपका 78 पॉइंट कुछ परसेंटेज है और 20.44%, ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए, ये दो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है। अगर ये नहीं दिया होता, नाइट्रोजन नहीं दिया होता, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाता है ना। नहीं, इसके बाद इसका आंसर नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। आगे चलते हैं, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो सबसे निचली सतह आपको पता है, ये क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ये ट्रोपोस्फियर है। ये आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए। सीधे सीधे सवाल पूछ लिया था इसने 2018 यूपीपीसीएस में, परतों का क्रमांक सही तरीके से लगाइए। यूपीपीसीएस प्री 2018, इस टाइप के सवाल तो आपको गलत होने ही नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का क्या कार्य है? अल्ट्रावायलेट की जो किरणें होती हैं उनकी आवृत्ति को घटाने का काम ही होता है, ठीक है। तो आपको जो भूतल पर जो है पराबैंगनी जो विकिरण है अल्ट्रावायलेट, उनको रोकना, उनको थामना ओजोन परत का कार्य है। ये करीब आपकी 15 से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपको ये देखने को मिलेगा, 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक। ये थोड़ा सा कम याद कर लीजिएगा ये, लेकिन पाया कहाँ जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत बताती है, क्या बताती है? ओजोन परत बताती है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की जो परतें हैं, तो वही जो है आपकी जो ओजोन की परत वहां पर आपको मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको देखने को मिलेगा। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। 15 से लेकर 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। कई किताबों में अलग अलग दिया हुआ था, दिया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा केयर करना है, सवाल में देखना सबसे सटीक आंसर कौन सा है। हालांकि ये भी एग्जैक्टली सही नहीं है, लेकिन आपको सबसे सटीक वाला आंसर जो सबसे ज्यादा सही है उस पर टिक करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखिए, रेडियो तरंगों के विश्लेषण के लिए वायुमंडल के किस स्थलों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो रेडियो तरंगों के लिए मैंने आपको बताइए, देखिए स्थापित है ना हमारा एक सैटेलाइट, जो रेडियो तरंगों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से संदेश हम भेजते हैं, यहाँ फिर ये यहाँ से संदेश आगे की ओर भेजता है। तो ये कहाँ पर स्थापित है? थर्मोस्फीयर में। कहीं थर्मोस्फीयर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। सप्ताप मंडल में ओजोन लेयर होती है। क्षोभ मंडल सर है नहीं। मध्य मंडल में उल्का पिंड जलकर राख हो जाते हैं, ये भी आंसर नहीं। आयन मंडल इसका आंसर है। आयन मंडल, यहाँ पर आयनाइज्ड गैस मिलती है, आयन के रूप में गैस आपको देखने को मिलेंगी, और वो हमारे कम्युनिकेशन में बड़ा काम करती है। तो थर्मोस्फीयर का ही एक पार्ट है आयन मंडल, तो आयन मंडल इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप इस जो चित्र को है इसको जरा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है। तो स्ट्रेटोस्फीयर में देखिए 12 से लेकर 50 किलोमीटर तक ये स्ट्रेटोस्फीयर है, और 20 से लेकर 30 किलोमीटर तक ओजोन लेयर है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया 15 से 20 उसका आंसर। तो बस आपको आंसर जरा ध्यान से देखकर लगाना है, कौन सा सबसे कम गलत है। पहले तो ये प्रेफरेंस दीजिए कि सबसे ज्यादा सही कौन है। फिर मान लीजिए आपको लग रहा है सब गलत है, तो सबसे कम गलत कौन सा है, टिक करके आपको आना है, अगर इस टाइप का सिंपल सवाल पूछा जाता है तो। और अगर आपको नहीं आता तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा नंबर कटाने से अच्छा है आप उसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए।
ओजोन परत अवस्थित है तो समताप मंडल में। आपको लगता होगा कितने सवाल सरल पूछे जाते हैं क्या, अरे ऐसा थोड़े ना होता होगा, बड़ा टफ एग्जाम है। नहीं, यही सरल सवाल है, ऐसे ही पूछा जाता है, इसलिए मेरिट उसकी 98 97 तक जाती है सवालों तक। बस आपको उस मेरिट से ऊपर जाना है, ये बात आपको याद रखनी। सूरज के निकलने विनाशकारी रेडिएशन से कौन जीवन की हमारी सुरक्षा करता है, तो कौन निकलती है? अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, कॉस्मिक किरणें निकलती हैं, गामा किरणें निकलती हैं, एक्सरेज निकलती हैं। तो ये सब कौन इसको बचाता है? तो हमारे पास कौन है? ओजोन की परत है। ठीक है, धुंध क्या बचाएगी? धुंध तो खुद ही टेंशन पैदा करती है। आगे चलते हैं, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। यही मैंने आपको बताया था, ये उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ये आपके नॉर्थ पोल में भी मिलेगा, ऐसा ही आपको साउथ पोल में भी मिलेगा, दक्षिणी ध्रुव में भी मिलेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा आयन मंडल में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आयन आयन मंडल, ये देखिए ताप मंडल भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन जो गैस का आयनाइजेशन होता है आयन मंडल में, उसी की वजह से ये निर्माणकार होता है आयन मंडल में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको आयन मंडल इसका आंसर पता होना चाहिए। ताप मंडल भी हो सकता है, आप कंफ्यूज, मान लीजिए आयन मंडल ना दिया होता तो फिर आपको ताप मंडल ही टिक लगाना था, लेकिन इसने और उसको बारीकता से बता दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। बेतार संचार पृथ्वी की निम्नांक के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है? आयन मंडल के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया आयनाइज्ड गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इस प्रकार की आयनाइज्ड गैसें मिल जाती हैं आपको। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आयनाइजेशन का मतलब होता है जैसे अगर वो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो उसी तरीके से वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आयन मंडल आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलते हैं। समताप मंडल को जेट विमानों को उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों क्यों माना जाता है आदर्श? समताप मंडल में लगभग तापमान जो है वो ऊंचाई पर जाने पर बढ़ता है, एक सीमा तक थोड़ा सा बराबर रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए जेट जो विमान उड़ाते हैं, जो उसके आपके पायलट होते हैं, तो उनको आसानी रहती है उड़ाने में और आसानी से इनका बहाव होता है। साथ में जेट स्ट्रीम भी इसका एक वजह होती है। अगर थोड़ा सा जब हम आगे पढ़ेंगे तो जेट स्ट्रीम भी यहाँ पर बहती है, वो भी बड़ा मदद करती है समताप मंडल में जेट विमानों को उड़ाने के लिए। इस जेट स्ट्रीम की स्थापना कब ये खोज हुई थी जेट स्ट्रीम की, तो बड़ा आपको रोचक किस्सा है ये। जब द्वितीय विश्व युद्ध चालू होने वाला था तो पर्ल हार्बर पर जब जापान ने बम गिराया था, तो उसी समय इस जेट स्ट्रीम की खोज हुई थी कि कोई ऐसी स्ट्रीम बह रही है, ऐसी हवा है या ऐसी कोई शक्ति है जो पुश कर रही है आपके जेट विमानों को। तो इस प्रकार से जो डी आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए ये जेट विमानों को उड़ाने के लिए बड़ा आदर्श माना जाता है। ये देखिए वायुमंडल की 4 परतें हैं। ठीक है, तो उनका क्रम है ये क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आपको टिक करना है, क्षोभ मंडल पहले पाई जाएगी, उसके बाद सप्ताप मंडल, उसके बाद आपका मध्य मंडल और उसके बाद आपका आयन मंडल। 1 2 3 4, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। सब सही अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब बढ़े से छोटे की ओर, 4 3 2 1 हो जाएगा, मतलब ये ऊंचाई के अनुसार इनका सही अवरोही क्रम है। तो सबसे ऊंचाई पर पहले कौन सी मंडल है? आयन मंडल। आंसर इसका सी हो जाएगा। ये जरा पढ़ लिया करिए, अवरोही पूछा है कि आरोही पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। चलिए आगे जरा देखते हैं क्या है। ये देखिए लोकेशन वही है जो मैंने आपको बताया, पहले थर्मोस्फीयर है ऊपर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर है, तो और आपका ट्रोपोस्फीयर। सवाल देखते हैं, संचार उपग्रह कहाँ से बनते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया आयन मंडल से, इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यही घूम फिर का सवाल पूछा जाता है यूपीपीसीएस में, बहुत बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, बस इसी तरीके से सवाल वो घूम फिर कर पूछते रहते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए है? तो मैंने आपको बताया आयन मंडल, ये आंसर आयन मंडल हो जाएगा। ये देखिए कुछ मैच कराने के लिए सवाल है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं बिल्कुल होती हैं, ये सही हो जाएगा। समताप मंडल में ओजोन परत है, हाँ बिल्कुल सही है, 1 और 2 तो सही है, तो एक इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे, बिल्कुल सही है, इसी में तो कम्युनिकेशन होता है तीसरे वाले, तो यानी ये भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी होना चाहिए।
ए ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है। आप देखिए सारी हमारी जो चीजें हैं वो चौथे ऑप्शन पे। मध्य मंडल, ध्रुव ज्योति। ध्रुव ज्योति मैंने आपको बताया था, नॉर्थ पोल में जो नॉर्थ पोल लाइट है, साउथ पोल लाइट है, वो आपके आयन मंडल की वजह से चलती है, आयन मंडल, ना कि मध्य मंडल। तो ये आपका चौथा आंसर नहीं होगा, तो यानी ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो वायुमंडल की परतों से संबंधित सवाल जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन पर हमने एक ओवरव्यू देख लिया। ये पिछले 10-15 सालों के सवाल थे, हमने हल कर लिया है, और इससे संबंधित जो चीजें हैं उनको भी हमने देख लिया है। तो हमारे आज की डिस्कशन में इतना ही है। फिर नए टॉपिक के साथ आगे फिर मिलेंगे। सूर्यताप हो गया और अन्य मौसमी घटनाएं वगैरह हो गई, तो उसको हम टॉपिक के साथ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।